नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्कार। जी जी, आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी महानुभावों को एक बार हमारे तरफ से पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप इस बात से अवगत हैं कि आज विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में हम सब फिजिकली उपस्थित नहीं होकर, कोरोना के कारण फिजिकली उपस्थित नहीं होने के कारण स्काइप से और जो व्यवस्था है उसके माध्यम से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कतिपय कारणों से हम लोग जुड़ नहीं पाए हैं। ये एक व्यवहारिक कठिनाई है जिसके लिए आप सबसे हम क्षमा प्रार्थी हैं और आगे उम्मीद करते हैं कि कोविड-19 के सिचुएशन से जब हमारा देश और पूरा विश्व बाहर आएगा तो हम लोग एक बार फिर फिजिकली रूबरू होकर इस विषय पर वार्ता करेंगे। इस परिदृश्य में आपके समक्ष कुछ मैं बातें रखना चाहता हूँ कि आज के विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आयोजकों को मैं अपने तरफ से बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं समझता हूँ कि कोरोना के काल में इस कार्यक्रम से ज्यादा प्रासंगिकता कभी नहीं रही होगी जब हमारे सामने यह सदृश उपलब्ध है कि पर्यावरण में, जलवायु में, विश्व की व्यवस्था में, प्राकृतिक व्यवस्था में जब कोई बदलाव होगा या बदलाव के जो इम्पैक्ट होंगे वो कितना भयावह होगा, इसकी भयावहता का एक कालखंड, कोरोना कालखंड से हम लोग गुजर रहे हैं। मेरा भूवैज्ञानिक नजरिए से जब मैं इस परिदृश्य को देखता और सोचता हूँ तो मुझे कई संदर्भ इस प्रसंग इस समय याद आते हैं कि विश्व के पूरे पृथ्वी के निर्माण में कई ऐसे कालखंड आए हैं जब हमारे विकास की जितनी भी प्रजातियां, विकास के यात्रा में जितनी भी प्रजातियां आई वो विलुप्त हुई और पुनः प्रजातियां बनी और विकसित हुई। इन प्रजातियों को विकसित होने में और आज के विश्व में जीवित रहकर सारे संसाधनों का उपयोग करने में हमारे पर्यावरण का, एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ी भूमिका है। और यदि ये पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो शायद हम नहीं होते और हमारा अस्तित्व नहीं होता। और ये एटमॉस्फेयर का जो आज एटमॉस्फेयर प्रभावित हो रहा है, जो हमारा ओजोन लेयर पर जो संकट पड़ा है और उससे मानव के एग्जिस्टेंस पर जो दुष्प्रभाव पड़ा है वो आज हमारे सामने है। आप सब अवगत हैं कि ओजोन लेयर हमारे अल्ट्रावायलेट रेज को, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को, रेडिएशन को जो सूर्य से आता है उसका 97 से 98% अपने में समाहित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है और हमें पृथ्वी पर एक सुरक्षित लाइफ प्रदान करता है, एक प्रोटेक्शन देता है, एक शील्ड है। और यह लेयर हमारे लिए एक शील्ड का काम करता है। 80 के दशक में वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि ये शील्ड जो हमारे ऊपर ओजोन लेयर के रूप में है वह प्रभावित हो रहा है और उसके प्रभाव के कारणों का जब अध्ययन किया तब यह पाया कि हम
वर्षों वर्षों से अपने संसाधनों को विकसित करने में, आराम के संसाधनों को विकसित करने में जिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कर रहे थे, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन लेयर डिप्लीट करने में अहम भूमिका निभा रहा है। और हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 89 में सभी देश वहां पर जमा हुए, उसके बाद वियना कन्वेंशन हुआ। इनिशियल काल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में काफी कम देश, 43 देश मात्र इसमें सम्मिलित हुए थे, लेकिन बाद के कन्वेंशनों में और बाद के कालखंडों में ओजोन लेयर की डिप्लीशन के प्रभाव को, महत्व को समझते हुए सारे देशों ने इसमें सहभागिता की और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के मैंडेट को स्वीकार किया। और कहीं न कहीं हम आज यह मानते हैं, विश्व का समुदाय यह मानता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में, डिप्लीशन को रोकने में एक सफल प्रयास रहा और हम बहुत हद तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पत्ति को रोक पाने में सक्षम हुए। लेकिन समस्या यहाँ समाप्त नहीं हुई। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंजेज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट, ये सारी समस्याएं आज के दिन भी बरकरार है और इससे हम कहीं न कहीं पर कारगर तरीके से निपट नहीं पाए। इनके कारणों की मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। सभी के कारण एक और एक मात्र कारण है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना, कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल उत्पादन करना और इंडस्ट्रियल उत्पादन को बढ़ावा देना, अपने संसाधनों की व्यवस्था करना और प्रकृति का एक लिमिट से ज्यादा दोहन करना। और इसका इम्पैक्ट यह है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेज की वजह से हमारा ओजोन लेयर पर डिप्लीशन का खतरा आज भी बरकरार है। जब तक हम ग्लोबल वार्मिंग को, के टेम्परेचर को 1 से 2 डिग्री के वृद्धि को सीज नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं कर पाएंगे, तो एक ऐसी स्टडी आई है कि 2065 तक शायद ओजोन लेयर इतना डिप्लीट हो जाए कि हमें हार्मफुल रेडिएशन से नहीं बचा पाएगा। मैं विस्तार में इन चीजों में नहीं जाना चाहता हूँ कि हार्मफुल रेडिएशन यदि सीधे मानव को पास पहुंचेगा तो क्या क्या डिजीजेज होंगे। ये सारे डिजीजेज के बारे में हमारा समुदाय, हमारे लोग अवगत हैं। आज के कोरोना काल के संदर्भ में मैं एक डिजीज के बारे में केवल ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जो यह है कि यदि हार्मफुल रेडिएशंस हमारे शरीर पर डायरेक्टली आए तो हमारा ये इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, इम्यूनिटी को कमजोर करता है। कोरोना की जो वायरस आज जिससे पूरा विश्व लड़ रहा है, इसमें यदि कोई एक कारगर दवा अभी है तो आपके शरीर की इम्यूनिटी ही है। जिनके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी है वो कहीं न कहीं बेहतर तरीके से इस रोग से, कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ रहे हैं। तो आप इस बात की कल्पना कीजिए कि आप रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के सामने एक्सपोज हो जाएंगे और आपकी इम्यूनिटी जो शरीर की इम्यूनिटी है वो यदि समाप्त हो जाएगी, तब आप इस तरह के वायरस से कितने घंटे, कितने सेकंड्स और कितने दिनों तक लड़ के इस पृथ्वी पर जीवित रह पाएंगे। और वैसी स्थिति में ये जो सारे संसाधन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस आप जो कर रहे हैं उसकी क्या उपयोगिता रह जाए। यह हमारे लिए चिंता और चिंतन का विषय आज हमारे सामने है। दूसरी चीजें मैं इस संदर्भ में आज यह रखना चाहता हूं कि जो भूवैज्ञानिक है वो इस बात से पूरी तरह अवगत है
कि यदि ग्लोबल वार्मिंग हुआ, पोलर रीजन से ग्लेशियर्स रीसीड करना शुरू हुआ और ग्लेशियर्स का पिघलना शुरू हुआ, तो हमारे तहों में, पृथ्वी के तहों पर जो इम्बेडेड वायरस है, वो वायरस काफी मात्रा में रिलीज हो जाएंगे। और तब आज हमारे सामने जितने वायरस से हम लड़ रहे हैं, उससे काफी वायरस फिर हमारे सामने नए नए रूप में आएंगे। और एक कोरोना के वायरस के प्रकोप से यदि आज विश्व समुदाय लड़ नहीं पा रहा है, साइंटिफिक कम्युनिटी इसके दवा और इसके उपचारों की खोज में असमर्थ पा रहा है, तो यदि इस प्रकार की वायरस हर पल और हर क्षण नए वायरस निकलना शुरू होंगे, तो उससे हम कितना देर और कितने दिनों तक लड़ पाएंगे और हमारा अस्तित्व किस प्रकार से एक बार पूरी तरह से खतरे में आ जाएगा। समाधान कहाँ है? समाधान इस बात में ही है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को न बढ़ने दें, ह्यूमन इंटरफेरेंस को प्रकृति में रोकें, पर्यावरण को रिस्टोर करें, ताकि जितना हमें अपने लिए घर बनाना, हमारे लिए इंडस्ट्री बनाना, हमारे लिए विकास की सारी आधारभूत संरचनाएं बनाना जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा आवश्यक, उससे ज्यादा आवश्यकता आज के डेट में है। पर्यावरण को हम संरक्षित करें, जलवायु परिवर्तन होने से रोकें, ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन बंद करें और क्लाइमेट चेंज को रोक करके हम अंततः अपने ओजोन लेयर को बचाएं। इसमें इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन और इस अवसर पर इस कार्यक्रमों के आयोजन एक अच्छी बात है, लेकिन अब यह आवश्यकता है कि हर जनमानस को इस मौके पर यह बताया जाए, यह एजुकेट किया जाए, यह समझाने की कोशिश की जाए कि पर्यावरण का नुकसान यदि हुआ तो हम बच नहीं पाएंगे और हमारी कोई भी संरचना हमें शील्ड प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। आप सब यह सोचते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, अशिक्षित लोगों को, अनपढ़ लोगों को, जिनकी लिटरेसी है, जिनके पास वैज्ञानिक समझ नहीं है, उन्हें समझाने की जरूरत है। आपसे हम क्षमा चाहेंगे कि उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे आप जैसे लाखों और करोड़ों लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो सारी चीजों को समझते हैं और वो विकास की अंधी दौड़ में हैं, वो प्रोडक्ट को बनाने की अंधी दौड़ में हैं, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर में हैं, और वो जो अपनी आवश्यकता से प्रकृति से ज्यादा लेने के प्रयास में हैं, उनको समझाने की जरूरत है। और मैं इस मौके पर गांधी जी की उक्ति को पुनः आपके सामने रखना चाहूंगा कि नेचर हैड एवरीथिंग टू मीट द नीड ऑफ द पीपुल, नॉट द ग्रीड ऑफ द पीपुल। हमें अपने ग्रीड को रोकना होगा, हमें अपने लोभ को रोकना होगा और हमें अपने पर्यावरण को संरक्षित करना होगा, जलवायु परिवर्तन को रोकना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट इमिशंस को रोकना होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कम करना होगा, और फिर हमें प्रकृति के गोद में रहने के लिए सीखना होगा। जब तक प्रकृति की शरण में आप न जाएंगे, आज कोरोना के संदर्भ में प्रकृति यह आपको समझाने में सफल हो रही है कि आप उनके प्रहार से, उनकी एक कीटाणु के प्रहार को झेल नहीं पाएंगे, तो इस प्रकार के कीटाणु यदि असंख्य निकल करके आएंगे तो आप उस वायरस को कैसे झेल पाएंगे। हम समझते हैं कि हम सभी को यह काल, जिसको कोरोना काल के नाम से जानते हैं, एक जैसे बिफोर बीसी एक वर्ड आता था कि बिफोर बीसी क्या था और आफ्टर बीसी क्या था,
तो अब हम कहेंगे कि बिफोर कोरोना काल क्या था और आफ्टर कोरोना काल हर मानव के जीवन में किस तरह से व्यवहार बदलना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों के कम से कम उपयोग कर संरक्षण के प्रति जागरूक होना चाहिए। इस बात का हमें आज संकल्प लेने का दिवस है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपको मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अरुण जी, आपने इस विषय को विस्तृत रूप में प्रकट किया। इससे जितने सुनने वाले लोग हैं, हम जुड़े हैं, नौजवान हैं, सबको इसका लाभ होगा। अब समय धीरे धीरे आ गया है इस कार्यक्रम को समेटने का, घड़ी आ गया है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद कि आपने इस पर्यावरण संरक्षण मंच के इस कार्यक्रम वैश्विक कोरोना के संदर्भ में ओजोन परत एवं पर्यावरण प्रबंधन में मानव की भूमिका विषय पर उद्बोधन किए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। नमस्कार।